हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज को हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है जिसकी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक प्रोजेक्ट ऑडिसर्व है जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। यह इंडियन इकॉनमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से इसका लिंक है। दूसरा टॉपिक चांदी तारकसी का है जिसे कि हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। आपसे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक इंडियन नेवी बॉल्स्टर्स फोर्सेस नियर मालदीव्स विथ न्यू बेस। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में एक नए नेवल बेस को इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों भारत को पर्टिकुलरली अरब सागर में और मालदीव्स के साथ जो द्विपक्षीय संबंधों में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक नए नेवल बेस को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता पड़ी है। चौथा टॉपिक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पेनलाइजेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने उसे लॉज के वायलेशंस के लिए पेनलाइज किया है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कहाँ से इन न्यूज़ आइटम से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको भी देखेंगे। अगला टॉपिक ओएनडीसी विंस स्टार्टअप ऑफ द ईयर। ओएनडीसी जो कि हम जानते हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद का टॉपिक है समुद्र लक्ष्मण 2024 जो कि भारत और मलेशिया के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है जो हाल में आयोजित किया गया था, उसको देखेंगे। और फिर हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करेंगे जो कि 3 मार्च अभी हाल में ही मनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ today's discussion. The first topic is Project ODISERV in Odisha launched. उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट ऑडिसर्व लॉन्च किया गया है। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑडिसर्व है क्या। देखिए 2 मार्च को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बजाज फिनसर्व इन दोनों ने मिलकर उड़ीसा में प्रोजेक्ट ऑडिसर्व को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको ध्यान में रखना है। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि भारत सरकार का एक निकाय है। आगे हम लोग अभी उसको विस्तार से पढ़ेंगे एनएसडीसी क्या है। तो प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का लक्ष्य क्या है, यह ग्रेजुएट्स के स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहता है, ग्रेजुएट्स को स्किल बनाना चाहता है, उनको स्किल्ड बनाना चाहता है, उनका कौशल विकास करना चाहता है। किस तरीके से? 100 आवर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा उनका स्किल डेवलपमेंट करके ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना और उनका कौशल विकास करना प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का काम है। इसे उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बजाज फिनसर्व के कोलैबोरेशन के द्वारा। बजाज फिनसर्व क्या है? बजाज फिनसर्व हम जानते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, एक निजी कंपनी है। तो प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य अगर हम बात करें तो एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट, युवाओं के कौशल विकास के द्वारा उनका सशक्तिकरण करना प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का लक्ष्य है। अभी इसे हाल में ही इनॉग्रेट किया गया था 2 मार्च को। और इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके भारत के जो युवा हैं उनका कौशल विकास कर जो राष्ट्रीय आर्थिक और विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति का प्रयास करना है। हम जानते हैं कि भारत में सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन यंग है और इसी को भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है, जनसांख्यिकीय लाभांश। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए और राष्ट्र के जो डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक गोल्स हैं, विकास और जो आर्थिक क्षेत्र के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपने युवाओं को उनके कौशल विकास के ऊपर बल देना होगा। तो प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का वही लक्ष्य है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके स्किल डेवलपमेंट को हासिल करना।
और किस तरीके से ये हासिल किया जाएगा, तो उड़ीसा में 11 शहरों में यह कार्यक्रम यह परियोजना लॉन्च की गई है, जिसमें कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ 60 कॉलेजेज में जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें कम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन के द्वारा स्किल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाएगा। तो आपको जो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच कोलैबोरेशन करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ग्रेजुएट्स को स्किल डेवलपमेंट उनका करना प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का लक्ष्य है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करें NSDC की, तो NSDC क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है। आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यह एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। NSDC इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इसे 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के द्वारा NSDC को 2008 में सेटअप किया गया था। PPP मॉडल पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। आपको ये जो कुछ बातें हैं वो विशेषकर प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। NSDC किसके द्वारा स्थापित किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। कब इनकॉर्पोरेट किया गया, 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंपनी को ऑपरेट करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जो NSDC है उसकी ओनरशिप पब्लिक सेक्टर के भी पास है और प्राइवेट सेक्टर के भी पास है। NSDC में 49% ओनरशिप भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इसका 49% शेयर है और प्राइवेट सेक्टर का 51% शेयर है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, NSDC में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर यह इंस्टीट्यूशन कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें 49% शेयर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है और 51% शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर का है। ये बातें आपको विशेष रूप से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है NSDC के बारे में, क्योंकि NSDC एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, तो आपके पास इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सेटअप किया गया था, इसको आपको नहीं भूलना है। अब इसका लक्ष्य क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि NSDC जो है वो 3 पिलर्स पर बेस्ड है। NSDC ये 3 पिलर्स पर बेस्ड है। पहला पिलर इसका है क्रिएट, दूसरा पिलर है इसका फंड और तीसरा पिलर है इसका इनेबल। क्रिएट, फंड एंड इनेबल, यह 3 पिलर्स पर बेस्ड है। तो क्या चीज के क्रिएशन का प्रयास करता है, यह लार्ज क्वालिटी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने के लिए कैटलाइज करता है। वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कि वोकेशनल ट्रेनिंग यूथ को दी जाती है, वैसे ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बड़े वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कि गुणवत्तापूर्ण वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा जहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, वैसे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने में ये कैटलाइज करता है, उनके क्रिएशन को ये कैटलाइज करता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी चीज़ ये है कि यह इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट सेक्टर को और जो भी स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए संगठन हैं उनको फंडिंग भी प्रोवाइड कराता है। फंडिंग प्रोवाइड कराता है ताकि वो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को अंडरटेक कर सकें। तो दूसरा इसका पिलर है फंडिंग प्रोवाइड कराना, फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव, जिसमें कि यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट एजेंसीज को फंड देता है उनके स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को ऑपरेट करने के लिए। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात क्या है, इनेबल करता है। इनेबल किस चीज़ के लिए, इनेबल सपोर्ट सिस्टम विच फोकसेस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन
सिस्टम। इस पूरे स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम को रन करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, एक उसमें क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, उसको उस सपोर्ट सिस्टम को यह इनेबल करने का कार्य करता है, उसको फैसिलिटेट करने का कार्य करता है। जैसा भी हम लोगों ने बात की कि इंटरप्राइजेज, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंडिंग प्रदान करता है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्र आते हैं, वेरियस सेक्टर्स आते हैं, इसमें आपको 37 सेक्टर्स शामिल हैं NSDC के अंतर्गत, जो जहाँ पर कि जिन क्षेत्रों में यह इंडस्ट्री के साथ मिलकर कार्य करता है। तो वैसे सभी सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इसका एक लक्ष्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और अभी भारत में क्या क्या चलाए जा रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर क्या क्या चलाए जा रहे हैं। आपको इसी तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट न्यूज आइटम करंट अफेयर्स में आता है तो आप केवल उतना ही पढ़कर सीमित ना रह जाएं, आप उसके आगे भी देखें कि अगर स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है तो आपको यह देखना है कि केंद्रीय स्तर पर कौन कौन सी प्रमुख कौशल विकास योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, किन एजेंसीज के द्वारा चलाई जा रही हैं। राज्य स्तर पर अगर कोई महत्वपूर्ण ऐसी स्कीम है आपको उसको भी रेफर करना है। तो हम बात करें स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की, तो दो जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, जो कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को रन करते हैं, उसमें एक NSDC है और दूसरा DGT है। DGT क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो कुछ ऐसी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको NSDC के द्वारा चलाई जाती हैं और कुछ ऐसे स्कीम्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं जो कि DGT के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा चलाए जाते हैं। NSDC के अंतर्गत आने वाले जो कुछ योजनाएं हैं उसमें पहला फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, तो NSDC की स्थापना, आप एक चीज इसको जान लीजिए कि NSDC के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी, एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था देश के जो युवा हैं उनके स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फर्दर एक्सपैंड करना। किस तरीके से? तो उन्हें सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में स्किल सर्टिफिकेट्स प्रदान करके, शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज के द्वारा, वोकेशनल कोर्सेज के द्वारा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अभी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ऑपरेट हो रहा है और 4.0 जो है इसकी, यह आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2026 तक इम्प्लीमेंट होगा। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो कि 2022 से 2026 वित्त वर्ष तक लागू किया जाएगा, तो यह NSDC के द्वारा संचालित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है रोजगार मेला, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे UPSC और स्टेट PCS में प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि रोजगार मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो रोजगार मेला एक सेंट्रल लेवल इनिशिएटिव है, केंद्र सरकार की एक पहल है कौशल विकास की, जो कि NSDC के द्वारा आयोजित की जाती है। रोजगार मेला का क्या उद्देश्य है? रोजगार मेला का उद्देश्य है कि एम्प्लॉयर को और जॉब सीकर्स को, जो नियोक्ता हैं, कंपनियां हैं, एम्प्लॉयर्स को और जॉब सीकर्स को एक दूसरे के साथ लाना और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है उसको तेज करना। ठीक है, टू फास्टेन और एक्सेलरेट द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द जॉब सीकर्स एंड द जॉब गिवर्स। तो कंपनियों को और जो जॉब सीकर्स हैं उनको एक साथ लाना इस रोजगार मेले का उद्देश्य होता है, जहां पर कि जो जॉब सीकर्स हैं वो नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और वहीं पर उनकी इंटरव्यू होती है और उन्हें रिक्रूट किया जाता है। तीसरी बात हो गई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र को एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, जहां पर कि युवाओं को कौशल विकास उनका किया जाएगा। तो मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास
जो कौशल केंद्र है ये भी एनएसडीसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम विशेषकर यह पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए है जो कि एनएसडीसी के द्वारा संचालित की जाती है। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम पहले आपको कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस यह एक स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा, और जिसे बाद में MSDE को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और तब से MSDE जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वह कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम चलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उड़ान जो पहल थी वह विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर के लिए थी। उड़ान जम्मू एवं कश्मीर में जो वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, जो वहाँ के प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त युवा हैं, उन्हें इंडस्ट्री को और एक्सपोजर देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उड़ान नामक पहल एनएसडीसी के द्वारा शुरू की गई थी और एनएसडीसी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती रही है और इसकी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से की जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि उड़ान की जो फंडिंग है वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की जाती रही है। उसके अलावा स्कूल इनिशिएटिव्स एंड हायर एजुकेशन, यह भी पहल एनएसडीसी के द्वारा की जाती है, जहां पर कि स्कूली स्तर पर और उच्चतर शिक्षा में छात्रों को स्किल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हैं जो एनएसडीसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर यह भारतीयों के ग्लोबल मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। यह वैश्विक स्तर के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेशन बेंचमार्क्स हैं, उनके अनुसार इंडियन यूथ के स्किल अपग्रेडेशन और स्किल डेवलपमेंट का प्रयास करता है। और इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी एनएसडीसी के द्वारा संचालित होता है और ग्लोबल जो लेबर मार्केट है, जो ग्लोबल लेबर शॉर्टेज अभी के टाइम पे सामने आ रहा है, भारत के लिए अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो भारत IISC के द्वारा, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर के द्वारा ऐसे ग्लोबल मार्केट में लेबर शॉर्टेज को पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एस्पेक्ट है। उसके बाद हम बात करें कि कुछ ऐसे जो पहल हैं वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा चलाए जाते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। यह उसके अंतर्गत आने वाला एक अन्य संगठन है, एनएसडीसी की ही तरह। तो यह राष्ट्रीय स्तर पर एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ के लिए? तो वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्र भर में, देश भर में जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित फ्रेमवर्क को डेवलप करना और राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन करने के लिए यह एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, शीर्ष संगठन है, जहाँ पर कि वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, जो क्वालिटी फ्रेमवर्क है, जो कोर्सेस हैं, उन सब का निर्धारण डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा किया जाता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हालांकि कुछ ऐसे भी फील्ड हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि फील्ड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डीजीटी डायरेक्ट वोकेशनल कोर्सेज को रन करता है। ऐसे तो वोकेशनल कोर्सेज ITI के द्वारा हर राज्य में चलाए जाते हैं। ITI से आप सभी परिचित होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वोकेशनल कोर्सेज अलग अलग चलाए जाते हैं। तो ITI जो है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह राज्य सरकारों के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज़ादी के बाद जब देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी, जिसमें कि देश में जो एजुकेटेड यूथ्स हैं उनके स्किल अपग्रेडेशन और स्किल डेवलपमेंट की प्रयास की बात की गई थी। तो उसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ITI को इस्टेब्लिश किया गया था और 1956 में उनका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वह राज्य सरकारों और यूटीज को सौंप दिया गया। इन आप बिंदुओं को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इस तरीके का जो लेबर है, जो स्किल डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके UPSC और स्टेट PCS एग्जाम में आने लगे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल 1956 में राज्यों को सौंप दिया गया और फाइनेंशियल कंट्रोल 1969 में जाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। यहाँ पर एक बात आपको ये भी
ध्यान देना जरूरी है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। वोकेशनल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे और इसीलिए इस पर कानून राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन जो ITIs हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल राज्य सरकारों का, और जो संघीय प्रशासन है, जो संघ क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। केंद्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होता है। इन तथ्यों के साथ हम DGT का एक बैकग्राउंड को समझने के बाद इसके द्वारा जो पहल चलाए जाते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम चलाई जाती है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम आज़ादी के बाद से ही 1950 में शुरू की गई थी, 1950 में, और 1950 से ही ये डिफरेंट ट्रेड्स में, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटिंग है, प्लम्बिंग है, फिटर है, तो अलग अलग ट्रेड्स में क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS 1950 से ही ITIs के माध्यम से, ITIs के द्वारा यह आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा यह इंप्लीमेंट किया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इसलिए लाया गया था क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस थे स्किल डेवलपमेंट के, उनमें पाया गया कि पर्याप्त इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो हमारे युवाओं में नहीं आ पा रहा था। तो उन्हें एक डायरेक्ट इंडस्ट्री इंटरफेस देते हुए, इंडस्ट्री एक्सपोजर देते हुए स्किल करने का एक विचार आया, जिसके लिए कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन्फोर्स किया गया था, इनैक्ट किया गया था। और इस कानून के अंतर्गत जो स्किल जिन युवाओं का किया जाना है, उन्हें इंडस्ट्री में कुछ समय बिताकर वहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हुए अपने आप का स्वयं का स्किल डेवलपमेंट करने की बात, और इंडस्ट्री के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उससे सीखने की बात की गई थी। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को भी इम्प्लीमेंट करने का कार्य जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग का ही है। अब हम बात करें एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम AVTS। तो AVTS की शुरुआत 1977 में की गई थी, 1977 में, जिसमें कि AVTS के अंतर्गत जो एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, AVTS के अंतर्गत जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ऑलरेडी जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनके स्किल अपग्रेडेशन का विचार इसके अंतर्गत किया गया। एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जो पहले से ही वोकेशनल कोर्सेज द्वारा ट्रेंड किए जा चुके हैं यूथ, जो वर्कर्स, उनके फर्दर स्किल अपग्रेडेशन को AVTS के अंतर्गत किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि एडवांस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम 1977 में UNDP ILO के कोलैबोरेशन के साथ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन, सहयोग के साथ शुरू की गई थी। और यहाँ पर जो छिप गया होगा इस बैंड के पीछे, ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम फॉर विमेन है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विमेन। तो भारत सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट की पहल की। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विमेन ये भी 1977 में शुरू किया गया था, और ये स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ILO के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया था। इसे स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA और ILO के कोलैबोरेशन के साथ शुरू किया गया था। तो अगर हम इस वाइडर पर्सपेक्टिव में अपने प्रीलिम्स की तैयारी करें किसी टॉपिक पर, तो हेल्पफुल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। चांदी तारकसी रिसीव्स GI टैग। इस टॉपिक का आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपसे प्रीलिम्स में कई बार ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते रहे हैं। तो चांदी तारकसी, जैसा ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिल्वर आर्ट क्राफ्ट का एक कला है जिसमें कि चांदी के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस चीज़ को पहले हम जान लें कि चांदी तारकसी जो है ये विशेषकर उड़ीसा के कटक ज़िले और तेलंगाना के करीमनगर में इसकी ओरिजिन है। तो उड़ीसा के कटक ज़िले में तैयार किए जाने वाले चांदी तारकसी को GI टैग अभी हाल में मिला है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें चांदी के तारों के इंट्रिकेट वर्क किए जाते हैं।
चांदी के तार और उसमें चांदी के तार और मनकों का प्रयोग करते हुए, मनके मतलब बीड्स, चांदी के सिल्वर के वायर और बीड्स का इस्तेमाल करते हुए उसमें से इंट्रिकेट, जटिल और काफ़ी सुंदर सिल्वर की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसे कि अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगर हम चांदी तारकसी के हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें तो यह काफ़ी एक पुरानी कला है। 13वीं शताब्दी के आसपास इसका हमें रूट मिलता है। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 13th century and it highlights the historical importance and the heritage and the importance from the point of view of heritage। कला एवं संस्कृति विरासत के दृष्टिकोण से उड़ीसा के कटक क्षेत्र के महत्व को यह दर्शाता है। अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि तारकसी का अर्थ क्या होता है। तार का अर्थ हम सभी जानते हैं कि पतली पतली तारें अलग अलग धातुओं की होती हैं, अलग अलग मेटल्स की होती हैं। लोहे की तार हो सकती है, पीतल की, चांदी की, सोने की, अलग अलग धातुओं की तार होती है, तांबे की तार होती है। और कसी का अर्थ होता है डिजाइन, यानी कि तार का इस्तेमाल करते हुए, धातु के मेटल वायर का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन करना और उस डिजाइन से आर्ट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करना, उस डिजाइनिंग से कलाकृतियाँ उत्पन्न करना ही तारकसी है। ठीक है। और इसमें इंट्रिकेट वायर वर्क किया जाता है। उन तारों को अलग अलग तरीके से गूंथ कर, उन बीड्स को अलग अलग तरीके से गूंथ कर इसमें बहुत ही जटिल और अनूठी सुंदर कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं। ओके। और इसका विशेषकर पूजा और पर्वों के दौरान भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सांस्कृतिक महत्व है। सांस्कृतिक महत्व किस तरीके से है तो आप देखें कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपको मंडप तैयार करने में, टेबलोज तैयार करने में चांदी तारकसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वैसे पूजा पंडालों में और फेस्टिवल्स में जो फेस्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी सुंदरता, उनकी रौनक और चमक धमक बढ़ जाती है। आप जैसा यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि सिल्वर वायर्स के द्वारा उन्हें इंट्रिकेट पैटर्न में, उन्हें अलग अलग तरीके से वायर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने इंट्रिकेट आर्ट ऑब्जेक्ट तैयार किए गए हैं। आगे बढ़ें। चांदी तारकसी को इंग्लिश में सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं। सिल्वर फिलिग्री, फिलिग्री यह एक लैटिन वर्ड फाइलम से आया है। फाइलम का अर्थ होता है थ्रेड, थ्रेड का अर्थ होता है धागा, और ग्रैनम, फिलिग्री जो शब्द है वो फाइलम और ग्रैनम से आया है। तो फाइलम का अर्थ हो गया थ्रेड और वायर, और ग्रैनम का अर्थ हो गया सीड या फिर बीड। बीड हम जिसे हिंदी में मनका भी कहते हैं। आपने पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली मालाएं देखी होंगी, तो मालाओं में मनके होते हैं, बीड्स होते हैं। तो थ्रेड का, वायर का और बीड्स का इस्तेमाल करते हुए इंट्रिकेट डिजाइन बनाना ही फिलिग्री का कार्य है। और जब फिलिग्री सिल्वर के वायर से की जाती है तो उसे सिल्वर फिलिग्री कहते हैं। फिलिग्री इज द आर्ट ऑफ ट्विस्टिंग एंड मेकिंग इंट्रिकेट डिटेल्ड ज्वेलरी मेटल वर्क विथ थ्रेड्स एंड बीड्स, यानी कि थ्रेड्स और बीड्स का इस्तेमाल करते हुए इंट्रिकेट और कम्प्लेक्स ज्वेलरी वर्क को बनाना ही फिलिग्री है, जिसमें कि सोने और चांदी दोनों के तारों का इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर थ्रेड वर्क। और जिसे अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि उड़ीसा के कटक क्षेत्र में और तेलंगाना के करीमनगर में एक एंशिएंट क्राफ्ट के रूप में इसका प्रचलन रहा है। और इन्हें जो है गूंथ कर, जैसे आपने देखा होगा कि बालों को गूंथ कर महिलाएं अलग अलग तरीके से अपने बालों को सजाती हैं, उसी तरीके से तारों को गूंथ कर और बीड्स को, मनकों को उसमें गूंथ कर अलग अलग कई अनूठे और कई जटिल उसमें रूप उसको दिए जाते हैं, फॉर्म्स उसको दिए जाते हैं, जिसमें कि फ्लोरा, फौना और कैलीग्राफी। फ्लोरा फौना मतलब पशु पक्षी और पेड़ पौधे। कैलीग्राफी का अर्थ होता है कि जो सुंदर हस्तकला है उसके उसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते होंगे कि इसमें अलग अलग तरीके से बहुत ही बारीकी से काम करते हुए, चांदी के तारों का इस्तेमाल करते हुए फ्लोरा, फौना और कैलीग्राफी का मॉडल इसमें बनाया जाता है। और इसमें जो ज्वेलरी प्रोड्यूस की जाती हैं वह कान में पहनने वाली बालियां, पैर की उंगलियों में पहनने वाले जो रिंग्स होते हैं और अलग अलग कई तरीके के ज्वेलरी आइटम्स, चूड़ियां हैं, नेकलेसेस हैं, वो फिलिग्री क्राफ्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। यह केवल भारत में ही प्रचलित नहीं थे। अगर आप 19वीं शताब्दी की बात करें तो पुर्तगाल में, ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस में यह 1660 से लेकर 19th सेंचुरी तक में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहे हैं। जैसा भी हम लोगों ने बात किया कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन
उड़ीसा के कटक क्षेत्र के सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी को प्राप्त हुआ है, हाल में मिला है, जबकि तेलंगाना के करीमनगर में जो सिल्वर फिलिग्री का चांदी तारकसी का कार्य किया जाता है उसे 2007 में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हो चुका था। आप इस चीज़ को ध्यान में अवश्य रखिएगा कि सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी को जो जीआई प्राप्त है तो उड़ीसा के कटक को अभी प्राप्त हुआ है, तेलंगाना के करीमनगर के चांदी तारकसी के कार्य को 2007 में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हो चुका था। अब जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को जानना जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री यह भारत सरकार का एक कार्यालय है, इसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई क्या होता है? अगर आपके मन में यह दुविधा आ रहा हो या डाउट आ रहा हो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको कहते हैं, जीआई किसे कहते हैं, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसा टर्म से ही स्पष्ट है कि ये किसी विशेष ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब इट इंडिकेट्स टू सम ज्योग्राफी, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र की ओर इशारा करता है। तो जब हम वस्तुओं की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में ही उनका उत्पादन किया जाता है। आप अलग अलग राज्यों से होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे, तो आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ ऐसे प्रोड्यूस, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि अनाज, कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे खान पान की वस्तुएं जो केवल आपके यहाँ ही बनाई जाती होंगी और आपके यहाँ की ही वह वस्तु प्रसिद्ध होगी, पॉपुलर होगी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी वस्तु के एक पर्टिकुलर, किसी एक देश, किसी एक स्थान, किसी एक जिले से संबंध रखने को इशारा करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यह मार्कर है कि कोई वस्तु ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी है इस तरीके से सिद्ध होती है कि वह एक विशेष जगह से उत्पन्न किया गया है, वहाँ पाया गया है या वहाँ से लिया गया है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज डिफाइंड एज एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी which refer to geographical indication referring to a country or a place situated therein as being the country or place of origin of that product, place of origin of that product। यह किसी भी प्रोडक्ट के प्लेस ऑफ ऑरिजिन को इंडिकेट करता है, यानी उसके ज्योग्राफिकल ऑरिजिन को इंडिकेट करता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस की गारंटी करता है। जैसे अगर हम बात करें चांदी तारकसी की, हमने बात की, अगर कटक के चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है, अगर आप खरीदने जाते हैं चांदी तारकसी का कोई आर्ट क्राफ्ट, कोई अगर आप सिल्वर वेयर खरीदने जाते हैं और आपसे दुकानदार कहता है कि यह कटक क्षेत्र का है, तो आपके मन में यह एक आश्वासन आ जाता है कि यह ओरिजिनल होगा, यह डिस्टिंक्टिव होगा, जो केवल उसी जगह उस तरीके से बनाया जाता होगा। सो जीआई टैग इट कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, यह गुणवत्ता एंड डिस्टिंक्टिवनेस कि वह अन्य जगहों पर ऐसे प्रोडक्ट से अलग है, इसकी गारंटी देता है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को आईपीआर के अंतर्गत कवर किया गया है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत कवर किया गया है। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आते हैं। आपको इन कन्वेंशंस को भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो गैट है, WTO से पहले जो संस्था थी, है ना, सो गैट निगोशिएशंस में उरुग्वे राउंड में ट्रिप्स के ऊपर नेगोशिएशन किया गया था। आप जानते होंगे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे हम शॉर्ट में ट्रिप्स बोलते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को ट्रिप्स के अंतर्गत भी कवर किया गया है। आपसे स्टेटमेंट बना के ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, तो उसमें दोनों सही हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के भी अंतर्गत आता है और वो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी अंतर्गत आता है। और चूंकि भारत WTO का एक सदस्य देश है, भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है, तो WTO के इस मैंडेट को पूरा करने के लिए भारत ने 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इनैक्ट किया था। भारत ने यह कानून पारित किया था जो कि 15 सितंबर 2003 से
प्रभाव में आया। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने के लिए एक संबंधित कानून है जो कि 1999 में लागू हुआ और 2003 में प्रभाव में आया। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को उनके एक वाइडर एम्बिट में पढ़ने की आवश्यकता है। अगले टॉपिक की हम बात करें, इंडियन नेवी बॉल्स्टर्स फोर्सेस नियर मालदीव्स विथ न्यू बेस। आज का अगला टॉपिक ये है। यह आपको इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन भी करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में, आइलैंड में एक अपना नया नेवल बेस इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। एंड इसके पीछे जो उद्देश्य है कि हम जानते हैं अरब सागर और जो वाइडर इंडियन ओशन रीजन है वो इम्पॉर्टेंट शिपिंग लाइंस उससे होकर गुजरती हैं। ग्लोबल ट्रेड के इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स पे लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है और साथ ही साथ भारत के लिए वो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस का एरिया है। हम ये भी जानते हैं कि भारत और मालदीव के जो आपसी बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें तनाव हाल के दिनों में बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने मालदीव्स के निकट मिनिकॉय आइलैंड में अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ऑपरेशनल सर्विलेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक नया नेवल बेस ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। इस तरीके की भारतीय उपस्थिति इसलिए भी आवश्यक हो गई क्योंकि मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय जो सैन्यकर्मी मालदीव्स में उपस्थित हैं उनको अपने देश से बाहर करने की घोषणा की है और 10 मार्च से यह प्रक्रिया, जो वहाँ पर इंडियन पर्सनल्स हैं, इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं मालदीव्स में 89 पर्सनल्स हैं, उनको वापस भारत भेजने की प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए यह पहल किया गया है। और लक्षद्वीप आइलैंड में हम जानते हैं कि लक्षद्वीप एक द्वीपों का समूह है और उसके सबसे दक्षिण में सदर्न मोस्ट मिनिकॉय आइलैंड है और मिनिकॉय आइलैंड की जो दूरी मालदीव से है वो केवल 100 किलोमीटर है, जबकि लक्षद्वीप की राजधानी कावरती से उसकी दूरी 200 किलोमीटर है। तो मालदीव से चूंकि उसकी निकटता है, इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा एक नेवल बेस इस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है। तो इसका काम क्या होगा? नेवी के ऑपरेशनल सर्विलेंस को इम्प्रूव करना और इससे उस क्षेत्र के जो की शिपिंग रूट्स हैं उनको मॉनिटर करने में आसानी होगी। हम जानते हैं कि मालदीव्स के साथ चीन की निकटता बढ़ी है और वहाँ सरकार जैसे बदली है तो चीन के साथ उनकी समीपता बढ़ी है। हम ये भी जानते हैं कि चीन की इंडियन ओशियन में और अरेबियन सी में उनका जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस है, वो भी समय के साथ बढ़ा है। तो चीन के इन नेवल एक्टिविटीज़ को कंटेन करने के लिए भी इस स्टेप की इम्पोर्टेंस है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि 10 मार्च तक भारत के जो वहाँ पर पर्सनल्स हैं मालदीव्स में, उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पहल किया गया है। और चूंकि अभी जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि मिनिकॉय आइलैंड वह लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है, तो वहाँ पर से मालदीव्स के साथ जो उस इलाके का स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, भारत के लिए सर्विलांस करना, मैरीटाइम मॉनिटरिंग करना आसान हो सकेगा। तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस मिनिकॉय आइलैंड का देखते हुए वहाँ पर सर्विलांस और सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए ऐसा करना आवश्यक था। नेवी के लिए साथ ही साथ ऐसे एक नए बेस को इस्टेब्लिश करके एंटी पायरेसी एफर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा। एंटी पायरेसी एफर्ट्स का अर्थ ये हुआ कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो मैरीटाइम पायरेट्स होते हैं, उनको कंटेन करने में भी नेवी को इससे सहायता मिलेगी और साथ ही साथ इस क्षेत्र में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में भी प्रगति होगी। तो भारतीय नौसेना का ये पहल है कि अरब सागर क्षेत्र और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें इंडियन नेवल प्रेजेंस को और मजबूत बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए इस स्टेप का महत्व है। आप यहाँ पर देख सकते हैं INS जटायु का लोगो है जिसमें कि यह बेस इस्टेब्लिश किया जाएगा। INS जटायु पर यह एक जो है नया नेवल बेस वो मिनिकॉय आइलैंड में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये सब पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर आप मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप और इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखें तो भारत के, आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस लोकेशन पर लक्षद्वीप स्थित है। भारत में अगर आप बात करें तो साउथ वेस्ट की दिशा में लक्षद्वीप स्थित है। इसी को अगर आप जूम करते हैं तो यह रहा कावरती, जो कि
कैपिटल है और यहाँ पर सबसे साउथ में आपको छोटा सा मिनिकॉय आइलैंड दिख रहा होगा। मिनिकॉय आइलैंड का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ये है कि यह 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बीच में स्थित है। भारतीय हिंद महासागर में आप देखें तो 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के बीच में मिनिकॉय आइलैंड स्थित है और लक्षद्वीप जो यह आइलैंड, जो ये द्वीप समूह है, उसका सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ओके, आप जब इसको जूम करते हैं आप देखें कि मिनिकॉय से कावरत्ती की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर की है, जबकि मिनिकॉय से मालदीव्स की दूरी केवल 100 किलोमीटर की है। तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मालदीव्स को ध्यान में रखते हुए अधिक है, इसीलिए भारत सरकार ने, भारतीय नौसेना ने यह एक फैसला किया कि मिनिकॉय में एक नेवल बेस इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर आप इसके लोकेशन की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप है, अभी हम लोगों ने बात की। और मिनिकॉय से जो सबसे निकट क्लोजेस्ट लैंड है वह थूराकुनु आइलैंड जो कि रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स में स्थित है। यह मिनिकॉय से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वास्तविक रूप में जो मिनिकॉय की भौगोलिक संरचना है वो इस प्रकार की है। तो आप इस तरीके से मैप की सहायता से अगर आप प्रीलिम्स के टॉपिक को कवर करें तो आपको पढ़ने में आसानी आएगी। नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय 1980s में इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप इन अर्ली 1980s, और वर्तमान में जो नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय है INS जटायु के रूप में उसे नेवल बेस के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा और 6 मार्च 2024 को इसे भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की उपस्थिति में इसे शुरू किया जाएगा, इस नेवल बेस को लॉन्च किया जाएगा। अगर हम देखें तो इस पहल से भारत को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है लक्षद्वीप आइलैंड में, उसको मजबूत करने में हमें मदद मिलेगी, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आप देखें कि जो लक्षद्वीप की स्थिति है, लक्षद्वीप जहाँ पर लोकेटेड है, मालदीव्स और माले जहाँ पर लोकेटेड है, तो यह ग्लोबल शिपिंग लेन्स में स्थित है। ग्लोबल शिपिंग रूट्स जो हैं उसके अलोंग यह पड़ता है। तो वैसे शिपिंग रूट्स की सिक्योरिटी एंटी पायरेसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। भारत के इस कदम के द्वारा इन इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स को, वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन्हें हम बोलते हैं, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, शॉर्ट में SLOC जिसके अलोंग लक्षद्वीप पड़ता है, उसकी सुरक्षा करने में भारत को सहायता होगी। उसके बाद भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जो ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इंडियन ओशियन में, उससे इसमें वृद्धि होगी और साथ ही साथ एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन करने में, खासकर जो वेस्टर्न अरेबियन सी है उसमें भी भारतीय नौसेना को सहायता मिलेगी। अभी आप हाल में समाचारों में देखते होंगे कि गुजरात के तटों पर ड्रग्स काफ़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं। तो एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन चलाने के लिए भी नेवी की और कोस्ट गार्ड की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट करना, उनको मजबूत बनाना समय समय पर आवश्यक है और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और आवश्यक हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का अर्थ होता है कि किसी भी आपदा या संकट की घड़ी में जो सबसे पहले सहायता को आए। तो भारत चूंकि एक विशाल देश है, एक क्षमतावान देश है, तो यह अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा सामने आता है, आगे आता है। तो भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत के समुद्री पड़ोसियों को सहायता पहुंचाने के दृष्टिकोण से इस नेवल बेस की स्थापना को हम समझ सकते हैं। तो क्या INS जटायु के रूप में ये जो नेवल बेस स्थापित किया जा रहा है यह लक्षद्वीप में पहला नेवल बेस है? तो इसका उत्तर है नहीं। INS द्वीप रक्षक लक्षद्वीप का पहला नेवल बेस है जिसे कि 2012 में कमीशन किया गया था। इन तथ्यों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप में जो पहला नेवल बेस है वो INS द्वीप रक्षक है, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। INS द्वीप रक्षक 2012 में कमीशन किया गया था और INS जटायु यह सेकंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में। अब बात ये उठता है कि इंडियन नेवी के मेजर नेवल बेसेस कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं। अगर आप बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट में इंपॉर्टेंट नेवल बेसेस मुंबई, गोवा, कारवार, कोची,
अगर आप ईस्टर्न सेक्टर में बात करें तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। तो इन जगहों पर इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंट नेवल बेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं। मैप में अगर आप इसको देखें तो मुंबई, गोवा, कारवार, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर भारतीय नौसेना के इंपॉर्टेंट नेवल बेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना कितने कमांड्स में डिवाइडेड है? तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 2 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। इंडियन नेवी हैज़ 2 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। तो कुल 3 कमांड में इंडियन नेवी कार्य करती है। 3 कमांड्स में 2 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। 2 ऑपरेशनल कमांड, एक वेस्टर्न कमांड है और दूसरा ईस्टर्न कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका कि जो मुंबई में स्थित है, और ईस्टर्न नेवल कमांड जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। ट्रेनिंग कमांड, उसका ट्रेनिंग कमांड और द सदर्न नेवल कमांड इज द ट्रेनिंग कमांड जो कि कोची में स्थित है। यह तीनों कमांड एक वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा हेड किए जाते हैं, जिसे कि फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ कहा जाता है। वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा हेड किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना जरूरी है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो भारत का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड का अर्थ होता है जहाँ पर कि जो भारतीय सैन्य बल हैं, भारतीय थल सेना, वायुसेना, भारतीय नौसेना, इन तीनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से वह कमांड ऑपरेट होता है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है इंडिया का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है, एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस का अर्थ क्या हुआ? नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों मिलकर वहां पर ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर देखने का प्रयास किया है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU-IND, इट पेनलाइजेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। FIU पेनलाइजेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये हमारा अगला टॉपिक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी हाल में काफ़ी चर्चा में है। RBI के द्वारा एक्शन इसके ऊपर लिया गया है। और इसी बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक एजेंसी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो FIU ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर PMLA यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायलेशंस के लिए और इलीगल क्राइम्स से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किए गए हैं, इन आरोपों को लेकर इसके ऊपर 5.5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। सो FIU-IND इम्पोज्ड 5.49 करोड़ पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस लिए? PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायलेशन के लिए, धन शोधन अधिनियम जो है उसे, उसके वायलेशन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस, ब्रीचेज रिलेटेड टू इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेशंस, इन सब के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर फाइन लगाई गई है। अगर हम स्पेसिफिक वायलेशंस की बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स जो PMLA रूल्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग और द फंडिंग ऑफ टेरर एंड KYC नॉर्म्स के वायलेशन के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर FIU के द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, तो FIU ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किन आरोपों में लिप्त पाया है, किन आरोपों का दोषी पाया है? ऑफ रूटिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थ्रू इट्स अकाउंट्स, मीन्स क्राइम्स के जो फाइनेंशियल प्रोसीड्स हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज के जो फाइनेंसेस हैं, उनसे जो धन प्राप्त हुआ है उसे पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने खातों के द्वारा उसे प्रोसेस किया है। उस आरोप में इसके ऊपर FIU के द्वारा फाइन लगाई गई है। क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में जब कोई चार्ज जाता है, जब कोई आरोप जाता है, तो उसे उसके डायरेक्टर के द्वारा सब्सटेंशिएट किया जाना जरूरी होता है। वह एविडेंसों को देखते हैं, रिव्यू करते हैं और उसके बाद चार्जेज जो आरोप एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको सब्सटेंशिएट करते हैं। उसके बाद फिर किसी के भी ऊपर कार्रवाई की जाती है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे हिंदी में वित्तीय आसूचना एकक बोलते हैं, वित्तीय आसूचना एकक भारत, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की यह एक एजेंसी है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार के एक ऑफिस मेमो के द्वारा 2004 में की गई थी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट established by the government of India through a office memorandum dated 18th November 2004 में की गई थी। अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि यह राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और इस एजेंसी का कार्य क्या है? यह सेंट्रल एजेंसी है, यह एक केंद्रीय एजेंसी है जिसका कार्य इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो संदेहास्पद वित्तीय लेन देन हैं, वैसे वित्तीय लेन देन जो संदेहास्पद हैं उनके संबंधित जानकारी को रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना। मतलब वैसी जानकारी को प्राप्त करना, प्राप्त करके उसे प्रोसेस करना, उसका विश्लेषण करना और विश्लेषण करके दूसरी एजेंसियों को देना। इसका और क्या कार्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको यह ऐसी जानकारियों को प्रदान करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है ताकि जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरीके के जो रिलेटेड क्राइम्स हैं, उसको लेकर ग्लोबल एफर्ट्स मजबूत किए जा सकें। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एफआईयू की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। एफआईयू कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। दूसरी चीज़ की जो मिनिस्ट्री और रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, और इसके जो कार्य हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह राष्ट्रीय ही नहीं, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। किस चीज़ के लिए करता है? तो जो सस्पेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है और इस तरीके के इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उनको रोकने के लिए ये ग्लोबल एफर्ट्स को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यह ध्यान रखना होगा कि यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है। यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के चेयरमैन भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। ये सब आपको तथ्य प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एफआईयू इट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC, और EIC के जो प्रमुख हैं विच इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री इसकी प्रमुख होती हैं। ठीक है, तो EIC की चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिवेन्यू, MOS रिवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिवेन्यू इज द वाइस चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के कई सदस्य भी होते हैं, स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। अगर आप सदस्यों की बात करें तो उसमें होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सभी उसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं। स्पेशल इन्वाइटीज की बात करें तो RNAW जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ, उसके डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, BSF के डायरेक्टर जनरल, ये सभी इसके स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के। तो FIU किसको रिपोर्ट करता है? यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है। अब EIC की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि वर्तमान में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं और जो क्राइम्स हैं जो कि किसी भी नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, तो वैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच में लिंकेजेस बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसका कार्य ये है कि वह वेरियस इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में क्या करता है? इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करती हैं। वैसी एजेंसीज जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करती हैं। इसका मैंडेट क्या है? द मैंडेट ऑफ द EIC इज टू कॉम्बैट इकोनॉमिक ऑफेंसेस थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन इशूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर गोपनीय जानकारी एकत्रित करना और फिर अन्य एजेंसियों के बीच में डिसेमिनेट करके कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना इसका कार्य है। ONDC विंस स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यह 2021 में स्थापित किया गया था और इसे इंडिया डिजिटल अवार्ड्स 14th इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर की इसे पुरस्कार दी गई है। यह आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ONDC इम्पॉर्टेंट है और ONDC को इस रूप में जाना जाता है कि इसने भारत में ई-कॉमर्स को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। यह एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर कि सेलर्स और बायर्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं।
अभी तक ई कॉमर्स हम किस माध्यम से करते हैं, तो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कि ई कॉमर्स संभव हो सकता है। और लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो बायर्स को भी मानने पड़ते हैं और सेलर्स को भी मानने पड़ते हैं। और चूँकि वो जो शर्तें होती हैं ये ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए बनाती हैं, उन्हीं एक इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लोगों के चॉइसेस को एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए ओएनडीसी की स्थापना की गई थी। तो ओएनडीसी को भारत में ई कॉमर्स सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है कि इसने डिजिटल कॉमर्स को भारत में डेमोक्रेटाइज कर दिया है। डेमोक्रेटाइज कर दिया किस तरीके से कि पहले जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के नियंत्रण में ऑनलाइन कॉमर्स था, अब वो एक ओपन नेटवर्क के ऊपर आधारित होकर, ओपन प्रोटोकॉल पर बेस्ड होकर सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। तो इस तरीके से इसने डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। 14th इंडिया डिजिटल अवार्ड्स जो कि नई दिल्ली में दिए गए थे, उसमें इसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह जो इनिशिएटिव है, यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक विभाग है, इसके द्वारा भारत में डिजिटल कॉमर्स को मजबूती देने के लिए, डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर आप देखें, अभी जैसा हम लोगों ने बात किया कि ओएनडीसी का कार्य क्या है, यह सेलर्स और बायर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर कि वह अपनी स्वेच्छा से, सेलर्स जो हैं वह बायर्स तक पहुंच सकते हैं और बायर्स अपने पसंदीदा सेलर्स का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। और 2021 से अगर हम देखें तो कोविड के समय में जब मार्केट में लॉकडाउन था तो लोग ई कॉमर्स के सहारे से ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर रहे थे अधिकांशतः। तो ई कॉमर्स को 2021 के बाद से और ज़्यादा मजबूती मिली है और ओएनडीसी ने उसमें अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अब अगर हम ओएनडीसी की बात करें तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसकी स्थापना दिसंबर 2021 में इसे एक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओएनडीसी किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे कि 1996 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को 1996 में एक कैबिनेट डिसीजन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि गुड्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस की क्वालिटी बेंचमार्किंग के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की आवश्यकता थी। भारत में जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो प्रोसेसेस फॉलो किए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की आवश्यकता थी। तो 1996 में क्वालिटी काउंसिल को स्थापित किया गया था, जो कि भारत सरकार के सहयोग से चलता है और उसमें इंडस्ट्री की भी पार्टिसिपेशन होती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। QCI में जो 3 इंपॉर्टेंट, एसोचैम है, फिक्की है और CII है, ये 3 इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, इन तीनों का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यह PPP मॉडल पर आधारित एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो QCI और प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। किसके, ONDC के, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यह डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क है, ध्यान में रखिएगा। यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत में ई कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म कर देना, उसे बदल देना। दूसरी चीज है कि यह एक ओपन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन ओपन सोर्स स्पेसिफिकेशंस पर आधारित है। ONDC में ई कॉमर्स किसके माध्यम से होता है, तो एक ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो सभी के लिए ओपन है। और हम जानते हैं कि जैसे अमेज़न और इस तरीके की जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो ओपन नहीं होते, पब्लिक नहीं होते। जबकि ONDC यह ओपन सोर्स स्पेसिफिकेशंस, ओपन सोर्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड एक प्रोटोकॉल को डेवलप करता है, जो कि सभी के लिए ओपन होता है। इसी तरीके से यह भारत में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास करता है।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि देश में ई कॉमर्स का जो एडॉप्शन है उसमें तेज़ी आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनकी वृद्धि को और तेज़ करना, उनके ग्रोथ को और तेज़ करना इसका उद्देश्य है। अगर हम डेटा की बात करें तो भारत में लगभग 12 मिलियन सेलर्स हैं। भारत में लगभग 1.2 करोड़ विक्रेता हैं, जबकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 15,000 सेलर्स ही अभी ई कॉमर्स का लाभ ले रहे हैं, जो कि अगर प्रतिशत की हम बात करें तो 0.125%। तो इतने कम मात्रा में भारत के जो विक्रेता हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाभ ले रहे हैं। ओएनडीसी, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें इंडिया में मार्केट पोटेंशियल क्या है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग का 2022 में भारत में जो मार्केटिंग पोटेंशियल था वो 61 लाख करोड़ का था, जो 2025 में प्रोजेक्टेड है कि 154 लाख करोड़ का होगा। तो लगभग 2.5 गुना केवल 3 साल की अवधि में भारत में जो ई कॉमर्स पोटेंशियल है उसके 2.5 गुना बढ़ने की संभावना है, प्रोजेक्शन है। अगर आप ग्रॉस मार्केट वैल्यू की बात करें तो भारत में जो रिटेल सेक्टर है इसके टोटल ग्रॉस रिटेल जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है उसका केवल 4.3% ही ऑनलाइन है। यानी कि भारत में जितनी भी रिटेलिंग की जाती है उसका केवल 4.3% ही वह ऑनलाइन रिटेल ग्रॉस मार्केट वैल्यू है। यह दिखाता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर अभी स्पेस है ई कॉमर्स सेक्टर को ग्रो करने के लिए, और ओएनडीसी की कितनी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करके बात करें तो भारत में जो ई रिटेल पेनेट्रेशन है, भारत में जो ई रिटेल मैकेनिज्म की पहुँच है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि ऑनलाइन जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है वो टोटल रिटेल मार्केट वैल्यू का 4.3% ही है भारत में। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यह वहाँ पर 23% है, 23%। चीन की बात करें तो 25% है, कोरिया की बात करें तो 26% है। अगर आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में पूछा जाए भारत और चीन में अगर कंपेयर करके, क्योंकि एक बार आपसे पहले पूछा भी गया था चीन के संदर्भ में कंपैरिजन करके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहां पर ये बता सकते हैं कि चीन की तुलना में हमारे यहाँ जो ई रिटेल पेनिट्रेशन है वो कम है। यूनाइटेड किंगडम और कोरिया से भी हम इस स्थिति में अभी पिछड़े हुए हैं। किस तरीके से देखिए ओएनडीसी कार्य करता है, तो ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है। अभी हमने बात की ओपन सोर्स स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस्ड एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कई सारे सेलर्स हैं जो कि अलग अलग कमोडिटीज को बेचते हैं। कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई क्लॉथिंग बेच रहा है, कोई आपके डे टू डे आइटम्स को बेच रहा है, और कई सारे बायर्स हैं। तो यह सीधा बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर देता है। ऑल बायर्स एंड सेलर्स आर कनेक्टेड। दूसरी, अब इसमें मैकेनिज्म क्या है कि यह मल्टीपल एंटिटीज जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे जो एंटिटीज हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर रहे होते, वो उन प्लेटफॉर्म्स के कंडीशन के द्वारा बाउंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप स्विगी या जोमेटो की बात करिए तो उसमें जो भी डिलीवरी पर्सन कार्य करते हैं वो उन प्लेटफॉर्म के नियम शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं। जबकि ओएनडीसी जो है, ओएनडीसी क्या करता है कि इसमें मल्टीपल एंटिटीज उस नेटवर्क पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, उसमें किसी एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये बायर है, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म से वो कनेक्टेड है, यह कंज्यूमर है या बायर है, तो उसने क्या किया कि अपने प्रेफर्ड सेलर को चूज किया ओएनडीसी पर, फिर अपने प्रेफर्ड डिलीवरी पार्टनर को चूज किया, अपने प्रेफर्ड पेमेंट ऑप्शन को चूज किया, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करके उसने अपने गुड या सर्विस को ऑर्डर किया, प्राप्त किया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ओएनडीसी प्रदान करता है। आपको इस पूरे प्रोसेस से भी रिलेटेड कहीं पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अभी जैसे हमने बात की कि लोकल जो रिटेल इकोसिस्टम है इसको मजबूत बनाना, इनेबल लोकल रिटेल इकोसिस्टम टू एक्सेस एंड फुलफिल ऑनलाइन डिमांड। तो ऑनलाइन डिमांड यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, उस तक जो भारत के रिटेल सेलर्स हैं उनकी पहुँच नहीं है, उसको सुनिश्चित करना। दूसरी चीज़ क्या है कि बिजनेस एफिशिएंसी जो हैं, बिजनेस एफिशिएंसीज उसको बढ़ाना।
किस तरीके से बढ़ाना, तो ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ओवरहेड सच एज एक्विजिशन कॉस्ट, डिजिटल प्रेजेंस कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट। आप देख लीजिए कि क्या किसी एक सेलर को अपना खुद का ऐप बनाकर सामान बेचना क्या वो आसान बात है? उसके लिए कई सारे खर्च आते हैं, उसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, लेकिन ONDC जैसा प्लेटफॉर्म इन सभी बैरियर्स को रिमूव करने का प्रयास करता है। उसी तरीके से यह बिजनेसेस को फॉर्मलाइज भी करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अगर आप देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। मीन्स ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज सेड टू बी इनफॉर्मल। तो अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने में भी इसकी योगदान होगी, साथ ही साथ आर्थिक विकास तो होगा ही, लाइवलीहुड क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी जब सेलर्स डायरेक्टली बायर्स तक पहुंच पाएंगे। आप देखें कि यह सभी के लिए डिजिटल कॉमर्स में आसानी से भागीदारी करने को भी सक्षम बनाएगा। आप कितने भी बड़े सेलर हों, कितने भी छोटे सेलर हों, किसी आयु वर्ग के हों, कहीं पर भी स्थित हों, आप इंटरनेट के माध्यम से ONDC से जुड़कर एक बड़े बाजार तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भारत में डिजिटल कॉमर्स का जो लैंडस्केप है वह बढ़ेगा और जो ज्योग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक कवरेज है, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं उनकी भी पहुँच इस तक होने के साथ जो डिजिटल मार्केट का लैंडस्केप है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। उसके बाद हम ये देखें कि यह जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम है, उसको भी मजबूत बनाएगा कि भारत में जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, बनाए गए हैं, उनकी भारतीय बाज़ारों में ही उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी और इससे इन्वेस्टमेंट और MSME जो मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। तो ONDC एक बड़े व्यापक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को रिवोल्यूशनाइज करने का प्रयास कर रहा है और आप जो ये न्यूज़ आइटम है इसको केवल उसी न्यूज़ तक सीमित ना रखकर उसके व्यापक दायरे में पढ़ने का प्रयास करें। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि समुद्र लक्ष्मण 2024 है और ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के डिस्कशन में, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण जो कि 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में, भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच में आपसी इंटरऑपरेबिलिटी को और भारत और मलेशिया के बीच में जो वाइडर डिफेंस रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। तो आपको यह प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है केवल यह कि भारत और मलेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज ऑपरेशन ये एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में। ये सब आपसे इंफॉर्मेशन PCS में पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय नौसेना की ओर से INS किल्तन और मलेशिया की ओर से KD लेकिर ने इसमें भागीदारी की। मतलब ये क्या है? ये शिप्स हैं। तो इंडियन नेवल शिप किल्टन और रॉयल मलेशियन शिप KD लेकिर ने इसमें भागीदारी की है और इसके अंतर्गत 2 फेज हैं। जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसमें 2 फेज होते हैं। एक हार्बर फेज होता है जो कि तट पर, हार्बर पर, जहाँ पर कि पोर्ट या हार्बर पर दोनों नौसेनाओं या जो भी उसमें पार्टिसिपेटिंग नेवीज़ हैं उनके साथ आपस में एक्सचेंज होता है। और दूसरा सी फेज होता है जहाँ पर कि समुद्री ऑपरेशंस के द्वारा एक दूसरे के साथ जो है अभ्यास, तालमेल बैठाकर एक दूसरे से सीखा जाता है। तो हार्बर फेज के दौरान भारत और मलेशिया की नौसेना ने आपस में प्रोफेशनल इंटरैक्शंस किए जहां पर कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाकर मैरीटाइम सेक्टर के, नेवल सेक्टर के इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा नॉलेज एक्सचेंज किया गया। सी फेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जॉइंट स्किल होनिंग, मतलब कि संयुक्त रूप से जो मैरीटाइम सेक्टर में स्किल्स हैं उनको और शार्प बनाना, उनको और बेहतर बनाने का प्रयास इस अभ्यास के द्वारा किया गया। और कई सारे जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं नेवीज के द्वारा, सर्विलांस के, मॉनिटरिंग के, ऑपरेशंस के, कैपेसिटी बिल्डिंग के, वो अंडरटेक किए गए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत और जो रॉयल मलेशियन नेवी है इनके बीच में बॉन्ड्स को, इनके बीच में आपसी संबंध को मजबूत बनाना और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत बनाना। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि अभी हाल में ही 3 मार्च को मनाया गया था। हम जानते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस यह हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि वाइल्ड लाइफ की, ह्यूमैनिटी को और जो पृथ्वी है हमारा ग्रह, इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ का महत्व है इसको उजागर करना।
साथ ही साथ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, कमेंट करना जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का यह उद्देश्य होता है कि वैसे इंडिविजुअल्स को भी यह कमेंट करता है जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ विश्व भर में जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो ग्लोबल एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसको भी हाईलाइट करना, उनके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का उद्देश्य है। और अगर हम इसके विषय में थोड़ी और बात करें, ये तो न्यूज़ की बात हो गई, प्रीलिम्स में और कहाँ से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाज डिसाइडेड टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च एवरी ईयर। कब ये फैसला लिया गया था? 2013 में ये फैसला लिया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 68वीं बैठक में 68th मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 68वीं सत्र में दिसंबर 2013 में ये फैसला लिया गया कि अब हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च का ही चयन क्यों किया गया ये आपको जानना जरूरी है। तो 3 मार्च 1973 को ही कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे कि शॉर्ट में हम साइट्स बोलते हैं, साइट्स जो कि वन्य जीव या ऐसे जो पौधे हैं, फ्लोरा फौना जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके इंटरनेशनल ट्रेड पर प्रतिबंध लगाता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड उसको रेगुलेट करता है। डीलिंग विथ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना 1973 में साइन किया गया था। यह 3 मार्च को ही साइन किया गया था, 3 मार्च को ही साइन किया गया था। इसीलिए जो विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1973 में साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ऑब्जर्वेशन के लिए, इसे विश्व भर में मनाए जाने के लिए जो ऑफिस एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाती है वह आपको साइट्स सेक्रेटेरिएट है, साइट्स का अपना सचिवालय है, CITS साइट्स का अपना सेक्रेटेरिएट है जो कि विश्व भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ऑब्जर्वेशन को फैसिलिटेट करता है और इसे बढ़ावा देता है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 के थीम की बात करें, आपसे UPSC प्रीलिम्स में ऐसे इंपॉर्टेंट डेज के थीम्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम उसके थीम की बात करें तो इस वर्ष का थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। पीपल एंड प्लैनेट को कनेक्ट करना किसके द्वारा? एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो देखिए इसमें जो है डिजिटल इनोवेशन की बात की जा रही है। इस वर्ष के थीम में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में डिजिटल नवाचार को एक्सप्लोर करना और इसके माध्यम से लोगों को और अपनी पृथ्वी को जोड़ना, यह 2024 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम है। और जो आप यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 का ऑफिशियल पोस्टर है और यहाँ पर आपको थीम मेंशन किया हुआ है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर डिजिटल इनोवेशन से संबंधित आपसे मेंस वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप इन तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा आज का डिस्कशन पूरा हुआ। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो पे जो भी आपकी राय हैं, फीडबैक हैं वो ज़रूर साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।